चलिए भैया, तो आज हम देखेंगे क्या, वैदिक सभ्यता। ठीक, हड़प्पा सभ्यता हो गया था, कंप्लीट हो गया था। उसमें जो एक स्थल छूट गया था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, चनौदड़ो। चनौदड़ो में क्या मिला है इम्पोर्टेंट, कुत्ता जो है बिल्ली का पीछा करता हुआ। इसको हम देख लेंगे अच्छे से लास्ट में। तो इसमें साक्ष्य क्या है, कुत्ता जो है बिल्ली का क्या पीछा कर रहा है। ये साक्ष्य कहाँ से मिला है, कुत्ता जो बिल्ली का पीछा कर रहा है, चनौदड़ों से। तो देखिए भैया, इतिहास गवाह है कि कुत्ता क्या बिल्ली का पीछा करता है। देखिए इतिहास में मिल रहा है। आज भी देखेंगे तो ये दुश्मनी कहाँ से चली आ रही है, हड़प्पा सभ्यता की दुश्मनी है इन दोनों की। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं वैदिक सभ्यता। इसको हम देख लेंगे लास्ट में अच्छे से। देखिए, तो ये वैदिक सभ्यता जो थी, एक कैसी सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी। ये अच्छे से डेवलप नहीं था, जितना हड़प्पा सभ्यता डेवलप था उतना ये डेवलप नहीं था। ठीक, ये ग्रामीण सभ्यता है। ग्रामीण सभ्यता वो जो कैसा था, वो नगरीय सभ्यता थी। तो गांव में नगर में अंतर आपको पता है। ठीक, तो ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, यहाँ के लोग जो है कच्ची मकानों में रहते थे। ठीक, और हड़प्पा में पक्की ईंट थे। ठीक, पक्की मकान थे। ये जो है लकड़ी का मकान बनाते थे। ठीक, तो ये गांव वाला सिस्टम था। वैदिक सभ्यता गांव वाला सिस्टम था, हड़प्पा सभ्यता नगर वाला। ठीक, तो इससे आप समझ सकते हैं। तो कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, तो इसका टाइम पीरियड हम देख लेते हैं पहले। ये जो है 1500 BC से 600 BC तक है। ठीक, वैदिक सभ्यता। इसमें जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। दोनों को हम देख लेते हैं, उसके बाद जो है पूरा इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, एक है ऋग्वैदिक काल, और ये दूसरा है उत्तर वैदिक काल। इसका टाइम हम देखेंगे तो ये है 1500 से 1000 BC। ठीक, और ये है 1000 BC से 600 BC। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे क्या, वैदिक सभ्यता के बाद आ जाएगा जैन धर्म। ठीक, तो ये देखिए यहाँ तक ये 600 BC के बाद हम पढ़ेंगे जैन धर्म। ठीक, तो ये वैदिक सभ्यता हम पहले पूरा अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, तो ये ऋग्वैदिक काल जो है, और ये उत्तर वैदिक काल। ठीक, तो हम देख लिए कि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक, तो ये ग्रामीण सभ्यता, तो इसमें निवास जो कर रहे थे वो कौन लोग थे, तो इसका जो है पता चला है। इतिहासकार क्या बताएं कि ये कौन थे, आर्य थे। आर्य, देखिए आर्य थे। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, यानी आर्य का मतलब होता है क्या, श्रेष्ठ। तो यानी आर्य यहाँ पे निवास कर रहे थे। तो आर्य आए कहाँ से थे। ठीक, तो इसमें कई इतिहासकार हैं, अलग अलग सबका मत है। कोई बोला आर्कटिक क्षेत्र से आए थे आर्य, कोई बोला तिब्बत से आए थे, कोई बोला कि यहीं के निवासी थे। ठीक, और मैक्स मुलर बोल दिए कि मध्य एशिया से आए थे। ठीक, तो ये अलग अलग मत है सबका। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम देख लेते हैं। बहुत सारे इतिहासकार दुनिया भर का मत दिए हैं, यहाँ से आए थे वहाँ से आए थे। ठीक, तो हमको ज़्यादा नहीं देखना है। देखिए, तो जो हमको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए, तो आर्यों का आगमन देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसको। देखिए, तो ये मैक्स मुलर जो है बोल दिए कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। क्या प्रूफ है भैया कि मध्य एशिया से आए थे, तो मैक्स मुलर ने बताया कि ये ऋग्वेद में ऐसा लिखा गया है कि जहाँ पे ये
वैदिक सभ्यता के लोग रहते थे वहाँ पे क्या था, एक जो है समुद्र था, ठीक, समुद्र था प्लस वहाँ पे जो है बहुत लंबे लंबे घास थे, घास यानी पेड़ पौधे थे बहुत सारे। तो इन्होंने अनुमान लगाया कहाँ ऐसा चीज़ देखने को दृश्य मिलता है, तो वो जो कैस्पियन सागर के आसपास वाले क्षेत्र, तो यही क्या बोल दिए मैक्स मुलर कि मध्य एशिया से आए थे। ये जो है इनका जो है मत सर्वमान्य है, ठीक, इन्हीं को जो है सर्वाधिक लोग मानते हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। ये दोनों यही लिख देगा। ये भैया कौन है, मैक्स मुलर, ये कहाँ के थे, ये जर्मन इतिहासकार हैं, ठीक। तो ये मैक्स मुलर ने क्या बता दिया कि ये जो है मध्य एशिया से आए थे, और जो कि मैक्स मुलर कभी भारत आए ही नहीं थे। ये जो है भारत आए ही नहीं, वहीं से पढ़ के किताब में बता दिए कि जो वहाँ पे वैदिक सभ्यता इंडिया में, वो जो है वहाँ के निवासी कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से, ये भारत आए ही नहीं है, बताइए। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये कौन बोल दिया कि आर्कटिक क्षेत्र यानी ध्रुव प्रदेश, ये जो है ज्योग्राफी में देखें, ये वाला नॉर्थ पोल वाला जो है क्षेत्र, ये जो आर्कटिक क्षेत्र है, यही जो आर्कटिक क्षेत्र है, ये उत्तरी ध्रुव वाला है, ठीक। ये नीचे दक्षिणी ध्रुव, इसे ज्योग्राफी में हम देख लिए थे इसको। ये 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा है, ठीक। इसके ऊपर जो है कर्क रेखा, इधर मकर रेखा 23.5 डिग्री पे है। वो सब चीज़ हम देखे थे ज्योग्राफी में। देखिए तो आर्कटिक क्षेत्र यानी उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ये कौन बोल दिया, ये बोल दिए बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि वो कहाँ से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से। बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि आर्य जो कहाँ से आए थे, आर्कटिक क्षेत्र से, ठीक। तो इन्होंने क्या प्रमाण दिया, ये बताए कि वेद में लिखा गया है, ठीक। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये सब वेद से ही तो मिलता है, वेद से ही सब जानकारी ये मिला है, ठीक। ये लोग उसी को पढ़ पढ़ के अनुमान लगाए हैं, ठीक। ये जो इतना मत देंगे वो सब वेदों का अध्ययन करने के बाद ही जो है इसका अनुमान लगाएं। तो आर्कटिक क्षेत्र में ये बताए कि ये बाल गंगाधर तिलक जो है बताए कि वेद में लिखा गया है कि जहाँ पे ये लोग निवास करते थे वो जो है बर्फीला क्षेत्र था, ठीक। यानी ठंडी ज़्यादा था, वो बर्फीला क्षेत्र था, वहाँ 6 महीने की रात 6 महीने के दिन होता है। तो ये अनुमान लगा दिए 6 महीने का रात कहाँ होता है, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे, ठीक। तो ये जो है अनुमान लगा दिए कि उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक क्षेत्र से आए थे बाल गंगाधर तिलक, ये अनुमान लगा दिए, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं दयानंद सरस्वती। इन्होंने क्या बोल दिया, दयानंद सरस्वती बताए कि ये कहाँ से आए थे, तिब्बत से आए थे। ये जो है बता दिए दयानंद सरस्वती तिब्बत से आए थे। और दयानंद सरस्वती जो है ये आर्य समाज की स्थापना भी किए हैं, ठीक। देखिए आर्य समाज 1875 में क्या किए, आर्य समाज की कौन स्थापना कर दी, दयानंद सरस्वती, ठीक। और इन्हीं की एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, एग्जाम में आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये दयानंद सरस्वती बता दिए तिब्बत से आए थे, ठीक। उसके बाद आते हैं इतिहासकार के.वी. राव, इसको भी हम देख लेते हैं। के.वी. राव ये जो है बंगाली इतिहासकार हैं, इनका क्या कहना है, ये बोले कि आर्य कहीं से नहीं आए थे, आर्य जो है यहीं के थे, यानी ये सब सिंधु प्रदेश यानी पंजाब वाला क्षेत्र को बताए कि आर्य यहीं के थे, और ये कुछ समय बाद जो है यहाँ से पलायन कर गए, मतलब पश्चिम की तरफ ये पलायन कर गए, इधर इधर, और कहाँ चले गए, ये मध्य एशिया की तरफ। इनका कहना के.वी. राव का, तो ये बोले कि पंजाब में
ये पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, सप्त सिंधु प्रदेश उसको बोला जाता था, उसका इंडिया का भी हिस्सा उसमें आ जाता था। ठीक, 7 नदियों के जो है पूरा संगम वाला क्षेत्र जो है पूरा वही जो है सप्त सिंधु में आता था। तो ये पंजाब वाले क्षेत्र को एक के भी राव का कहना है कि वो जो है यहीं के निवासी थे और यहाँ से बाद में पलायन करके किधर चले गए, ये मध्य एशिया की तरफ। ठीक, तो ये जो अलग अलग मत दिए अभी दुनिया भर के हैं, बताने लगेंगे तो पूरा जो है इसी में टाइम चला जाएगा। तो चलिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, बस इतना ही हमको देखना है। ठीक, तो इनका जो है सर्वमान्य है, मैक्स मुलर ने बताया कि मध्य एशिया से आए थे। ठीक, तो चलिए अब हम इसको ये आप नोट कर लीजिए, इसके आगे हम देखते हैं कहानी। वैदिक सभ्यता हम पढ़ रहे हैं। वैदिक किससे बना? वैदिक, ये जो वैदिक है ये किससे बना है? वेद से। वेद से मिल के क्या बना है? वैदिक सभ्यता। ठीक, अब सब जानकारी कहाँ से मिला है? वेदों से। ठीक, तो वेद का रचना कौन किया? वेद का रचना कौन किया? ये जो है जानकारी नहीं है, उपलब्धि नहीं है अभी तक। कौन किया पता नहीं है, तो बोल दिए कि ये जो है भगवान लिखे थे। वेद की जो है रचना कौन किया था? भगवान ईश्वर। ठीक, ऐसा मानना है कि ये जो है ऋषि जो थे, ऋषि मुनि जो पहले के थे, विद्वान लोग थे, वो यज्ञ हवन कर रहे थे उसी समय जो है भगवान जो है उनको बताए, ऋषि को, और पूरा वेद जो है उनको बताए, और वो जो है दूसरे को बताए, ऋषि मुनि जो है सबको बताए। वहाँ से जो है परंपरा चली हुई आ रही थी, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हुए ये ज्ञान जो है पूरा, वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ये जो है ज्ञान आ रहा था। ठीक, और आ रहा था तो देखिए मान लीजिए मुझे पता है, पूरा नॉलेज है वेद का, दूसरा व्यक्ति है, मैं उसको बताऊंगा तो 100% जो है उसको मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो इसके अंदर जो है उतना नहीं जाएगा, तो वहाँ पे अब ये जो है फिर तीसरे आदमी को बताएगा, तो यहाँ से ये भी पूरा टोटल इसको नहीं बता पाएगा। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, कुछ समय बाद ये विलुप्त होते होते ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो ये जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा एक समय के बाद। ठीक, क्योंकि वो घटता हुआ जाएगा। अभी मान लीजिए कि लिख दिया जाए तो ये जो है कितना साल तक भी ये रहे, ये सेम टू सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन यदि उसको मुंह से जो है बता बता के वो ट्रांसफ़र हो तो क्या होगा? धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक चीज़ मैं भूल गया, उसको बताया, वो कुछ और भूल गया, वो दूसरे को बताया, मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो वेद जो है इसको श्रुति ज्ञान की संज्ञा दिया गया। ये श्रुति ज्ञान, इसकी रचना कौन किया पता नहीं है। ठीक, इसको जब ये देखे कि भैया ये विलुप्ति की तरफ जा रहा है तो आ गए, प्रकट हो गए महर्षि कृष्ण महर्षि कृष्ण दयापन जो है प्रकट हुए, क्या किए? पूरा को जो है संगठित किए, जितना लोगों को जानकारी था सबको इकट्ठा किए, सबसे सुने और सबको क्या दिए? किताब में क्या, बुक पे क्या किए? ये लिख डाले। पूरा जो है सब चीज़ को क्या किए? संगठित किए, संकलित किए और पूरा क्या किए? लिख दिए। ठीक, तो ये जो है ऋग्वैदिक काल के अंदर 1500 से 1000 की BC के अंदर में ये क्या लिखे? ऋग्वेद। ऋग्वेद को ये पूरा लिख दिए, और जो है 1000 से और 600 BC के बीच में क्या हुआ? ये वेद को, ये इस वेदों को ये कौन लिखा? कृष्ण दयापन। और ये ऋग्वेद की रचना इस काल के दौरान हुई है, बाकी जो वेद है उसको जो है इस दौरान में लिखा गया है। ठीक, तो रचना कौन करने वाले थे? महर्षि कृष्ण दयापन। ठीक, और ये नहीं लिखते तो क्या होता? धीरे धीरे वो श्रुति ज्ञान की संज्ञा इसको दिया गया था, मतलब सुनने, मैं सुना फिर दूसरे को सुनाया, वो जितना याद रहा वो दूसरे को सुनाया। ठीक, तो इसी तरह आ रहा था। चलिए हम वेद का मतलब समझ गए। ठीक, देखिए वैदिक साहित्य में हम देखेंगे
वैदिक साहित्य में हमको क्या क्या देखना है उसको हम देखें। तो इसमें हम देखेंगे वेद को देखेंगे, इसमें हम देखेंगे वेद देखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ देखेंगे, सबको अभी समझेंगे क्या होता है, ठीक। और आरण्यक देखेंगे और देखेंगे उपनिषद। चलिए पहले पूरा हम समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक करके अच्छे से जो इम्पोर्टेंट है उसको समझ लेंगे। वेद तो हम देख लिए, वेद का कहानी। ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, देखिए ये ब्राह्मण ग्रंथ हो है, इसका नॉलेज नहीं है तो ये व्यक्ति जो है वेद को समझ ही नहीं सकता है, ठीक। ये ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है इस वेदों की व्याख्या करने के लिए, यानी इसकी टर्मोलॉजी समझ में नहीं आएगी ये ब्राह्मण ग्रंथ जब तक नहीं हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया किस लिए, वेदों को समझने के लिए। तो इसका अध्ययन करने के बाद ही इसको समझा जा सकता है, ठीक। तो वही है ब्राह्मण ग्रंथ। तो हर जो है वेद है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो सब जो है सबका अलग अलग क्या है, एक ब्राह्मण ग्रंथ। यानी ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे, उसके बाद हमको ऋग्वेद पढ़ना है, ठीक। वही आरण्यक क्या है, आरण्यक जो है ये जो जंगल में यानी एकांत में पढ़ने वाली चीज़ है, इसमें जन्म मृत्यु पुनर्जन्म का जो है इसमें चर्चा किया गया है। उपनिषद क्या है, ये उपनिषद जो है ये टोटल 108 है, ठीक। ये जो है उपनिषद गुरु के समकक्ष बैठ के ही सीखा जा सकता है, ठीक। इसका टर्मिनोलॉजी जो है समझ में नहीं आएगा, यानी गुरु के साथ जो है डिस्कशन करते हुए इसको सीखा जा सकता है, ठीक। तो उपनिषद इसमें गुरु का होना अनिवार्य है, तो इसको सीखने के लिए गुरु होना जरूरी है, ठीक। नहीं तो ये सब चीज़ और कोई चीज़ है तो आप बुक से पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन इसको आप नहीं सीख सकते हैं, ठीक। तो ये उपनिषद है, तो ये सबको हम देख लेंगे एक एक करके आएगा। तो चलिए हम पहले देखते हैं वेद। तो हमारा पहला टॉपिक है वेद, इसमें हम देखेंगे, चलिए पहले हम ऋग्वेद देख लेते हैं, उसके बाद जो है एक एक करके सब देख लेंगे। ऋग्वेद, ऋग्वेद है, ऋग्वेद को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, जो ऋग्वेद का अध्ययन करेगा उसको बोला जाता है होत्री, ठीक। तो ये एग्जाम में आता है, ऋग्वेद का अध्ययन करने वाला का क्या कहलाएगा, होत्री, ठीक। तो ऋग्वेद में टोटल जो है 10 मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त है। देखिए मंडल क्या मतलब, 10 मंडल यानी 10 गो पाठ है, यानी अध्याय, 10 अध्याय है और 1028 सूक्त मतलब इतना पेज है, ठीक। और इसमें 10,462 ऋचा है, ऋचाएँ यानी मंत्र है, ठीक। मंत्र यानी 10,462 इसमें मंत्र है। ऋग्वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त 10,462 मंत्र है, ठीक। तो अब ये 10 मंडल को 10 पाठ है, इतना जो है पेज है, इतना मंत्र है, पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखेंगे, ठीक। तो ये 10 मंडल है, इसका जो दूसरा और इसका दूसरा और सातवां ये मंडल जो है इसमें पाठ यानी अध्याय इसमें जो है सबसे प्राचीन है, यानी दूसरा और सातवां अध्याय क्या है, सबसे प्राचीन है। 7वें मंडल में ही यानी ऋग्वेद के 7वें पाठ में, ठीक, क्या दिया गया, इसी में जो है ये दशराग युद्ध जो है इसकी चर्चा किया गया किसमें, ऋग्वेद के 7वें पाठ में, ठीक। यानी 7वें मंडल या पाठ बोले वही चीज़ है, ठीक। तो ये दशराग युद्ध क्या है इसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद इसका और बहुत सारा इसमें चीज़ है उसको हम समझेंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये किसके बीच हुआ था, ये थे राजा सुदास और एक तरफ थे 10 राजा, यानी राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ। ये युद्ध का कारण क्या था, तो ये राजा सुदास का एक जो है पुरोहित मतलब वही मंत्री समझिए, ठीक। यानी राजा सुदास का एक मंत्री रहता है, वो कौन रहते हैं, विश्वामित्र।
राजा सुदास के मंत्री हैं यानी पुरोहित हैं यानी संरक्षक हैं, ठीक वही चीज़ है। तो ये राजा सुदास के जो है विश्वामित्र क्या रहते हैं, पुरोहित रहते हैं। और इन्हीं के दरबार में कौन रहते हैं, वशिष्ठ। वशिष्ठ इन्हीं के दरबार में रहते हैं। इन दोनों की क्या रहती है, आपस में दुश्मनी। और राजा सुदास जो है इसको काफ़ी वैल्यू देते हैं, वशिष्ठ को। तो ये जो है विश्वामित्र जो है इसको जलन होती है क्योंकि ये इसका दुश्मन है, ठीक। तो ये जो है इससे इन दोनों के बीच जो है मतभेद रहता है, झगड़ा रहता है। तो ये जलता है, तो ये क्या करता है, इनका मंत्री पद दे दिया, लो भैया अपना। ये जो है निकल गया दूसरी तरफ और जो है प्रतिज्ञा ले लिया कि इसको हम हराएंगे, ठीक, वशिष्ठ को। वशिष्ठ को कौन मानता था, राजा सुदास। तो वशिष्ठ चला गया इधर, ये विश्वामित्र चला गया और ये गया और 10 गो राजा को जुहा लिया, ठीक, मतलब जुटा लिया, ठीक। 10 राजाओं को गुट बनाया जुटा के। वो करी बाद ये क्या किया, इनके बीच जो है आक्रमण किया, ये दोनों के बीच युद्ध होने लगा। तो ये युद्ध कहाँ पे हुआ, तो ये दसराग युद्ध जो है पुरुषवी नदी, ये जो आधुनिक नाम इसका है रावी नदी जो है, रावी नदी को पहले क्या बोला जाता था, पुरुषवी, ठीक। तो ये पुरुषवी नदी के तट पे इन दोनों के बीच जो है भयंकर युद्ध होने लगा। तो ये जो है ये आर्य कबीले का नेतृत्व कर रहे थे, ये आर्य लोग थे, ये जो है अनार्यों का ग्रुप था। आर्य मतलब श्रेष्ठ, ये मतलब अज्ञानी, ठीक। तो ये जो है अनार्य कबीले का नेतृत्व पूछेगा कौन, तो विश्वामित्र थे इधर 10 राजा लेके, और इधर कौन थे, अकेले सुदास थे, ठीक। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, फाइनली जो है राजा सुदास क्या हुए, जीत गए, ये विजयी हो गए, ठीक। ये कहानी लंबी है थोड़ा, तो उस चीज़ को हमको नहीं देखना है। यहाँ पे ये इंद्र जी है जो है इनका हेल्प करते हैं, तो ये सब काल्पनिक लगता है चीज़ जो है, फैक्ट मुझे तो नहीं लगता। तो चलिए, आपको याद रखना है युद्ध जो है एग्जाम में आता है, ठीक। चलिए, तो ये जो है दूसरा और 7वां मंडल क्या देख लिए, सबसे प्राचीन। 7वें पाठ में दशरथ युद्ध है, ये सब हम समझ लिए। अब देखिए इसका जो है पहला और 7वां, इसी का जो है पहला और 7वां पाठ, यानी पहला 7वां, ये दूसरा 7वां, अच्छा सॉरी, ये पहला 10वां है, ये दूसरा 7वां था। ये पहला 10वां जो है सबसे नवीन है। ये नवीन का क्या मतलब सबसे बाद में जोड़ा गया। ये पहला और 10वां जो है सबसे बाद में जोड़ा गया इसमें पाठ है, ठीक। यानी ये 2 पाठ जो है बाद में लिया के घुसा दिया इसी में, ठीक, ऋग्वेद में। और सब इसमें क्या चीज़ है, इसका 9वां मंडल है, यानी 9वां पाठ जो है इसमें क्या है, सोम देवता, ये 9वां मंडल जो है इसका सोम देवता को समर्पित है, ठीक। और इसी के जो है तीसरे मंडल में, ध्यान से देखना है, सब जो है एग्जाम में आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये तीसरा जो है मंडल है, तीसरा मंडल या पाठ बोले, ये लिखे नहीं, आपको समझना है, ठीक। ये पहला और 10वां मंडल है, ठीक। ये 9वां मंडल या पाठ बोलिए, मंडल एक ही है, ठीक। तो ये तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये तीसरा मंडल में, ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक। और इसी में एक मंत्र है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, असुतो माँ सदगमय। ये कहाँ है, ऋग्वेद में है, ठीक। अस्तु माँ सदगमय, ये जो है सूर्य को समर्पित है, सूर्य देवता के लिए है, ठीक। इसकी रचना कौन किया था, तो यही विश्वामित्र, जो ये युद्ध वाला देख रहे हैं, ये जो इसकी रचना विश्वामित्र, ये भैया अनार्य लिखे हैं, मतलब ये श्रेष्ठ लोग नहीं, तो ये विश्वामित्र ऐसा नहीं है कि अनार्य है, ठीक। ये 10 राजाओं के लिए अनार्यों को जुटाए, ये जो है पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ठीक। तो विश्वामित्र जो है इसका ये रचना किए हैं, अस्तु माँ सदगमय। एग्जाम में आएगा किसके लिए है, तो ये सूर्य को समर्पित है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, एक बाद हम आगे चलिए इसमें देख लेते हैं। देखिए
यहीं पे लिख दे रहे हैं। इसका ऋग्वेद का उपवेद है, उपवेद एग्जाम में आता है। ये जो है इस उपवेद का नाम है आयुर्वेद। यहाँ से रहेगा क्या? हाँ, तो ये जो है ऋग्वेद का उपवेद पूछेगा तो कौन है? आयुर्वेद। और इसका पूछेगा ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि हम बताए हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वेदों को समझने के लिए अलग अलग सबका अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ऋग्वेद को समझने के लिए कौन कौन ब्राह्मण ग्रंथ है, तो इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये है ऐत्रेय और है कौशितकी। ठीक, तो इन दोनों को याद रखना है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछे ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक, इसका उपवेद कौन है? आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या है? यानी जड़ी बूटियों के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक, आयुर्वेद में हमें नहीं कि आयुर्वेद इसमें मतलब जड़ी बूटी है, यानी हम अथर्ववेद में चले जाएं, अथर्ववेद में बताया गया है, लेकिन ये आयुर्वेद जो है ये ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक, तो इसमें जो है आयुर्वेद पूछेगा किसका उपवेद है, तो ये जो है ऋग्वेद का है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके आगे ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद। ठीक, तो चलिए इसका और एक, चलिए इस 10वां मंडल भी हम देख लेते हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, चलिए इसको इधर मैं बना दे रहा हूँ। देखिए ऋग्वेद के यहाँ पे लिख देना। देखिए ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, ठीक, इसमें एक है पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त है, और एक नदी सूक्त। देखिए, तो ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसमें जो है क्या किया गया है, इसमें चारों, यानी ऋग्वेद के 10वां मंडल यानी 10वां पाठ के पुरुष सूक्त में क्या किया गया है, इसमें जो है उसको क्या बोलते हैं, जाति को, ठीक, वरुण बोलते हैं ना। चारों वर्णों के बारे में बताया गया है। वर्ण में क्या जाति था? क्षत्रिय, ब्राह्मण से शुरू है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यानी पुरुष सूक्त में जो है चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, यानी इनकी जातियां क्या थी, इसमें जो लोग थे उनकी जाति क्या थी, तो ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो इसका उल्लेख पूछेगा कहाँ है, चारों जातियों का, तो ये जो है पुरुष सूक्त में। और ये चीज़ है कि पहली बार जो है शूद्रों का उल्लेख है कहीं पे। ठीक, ये शूद्र को सबसे निम्न कोटि का व्यक्ति मानते थे लोग, और आर्य जो है बोलते थे इसको मार दो, काट दो, ये जो है इसकी मृत्यु लेने के लिए जन्म हुआ है इसका। ठीक, तो ये जो है शूद्रों से घृणा भी करते थे। तो ये जो है सबसे क्या थे, निम्न कोटि के, यानी शूद्र। तो इनका जो है पहली बार उल्लेख हुआ इसमें। भैया शूद्रों को जो है वेद वो कुछ भी पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ठीक, और जाति व्यवस्था क्या था, जाति व्यवस्था जो थी वो क्या थी, कर्म पे आधारित थी। कर्म पे मतलब जैसा कर्म वैसा जाति। ठीक, अब विद्वान बन गए पढ़ के, ब्राह्मण, ठीक, सैनिक बन गए लड़ाई कर रहे हैं, क्षत्रिय। ठीक, तो ये जो है कर्म के आधार पे जाति यहाँ पे अभी चल रहा था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो ये कर देंगे जन्म के आधार पे। अब मतलब ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा, नहीं तो पहले ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय भी होता था, क्योंकि ब्राह्मण का लड़का सैनिक बन गया। ठीक, यानी युद्ध करना, कलाबाजी सीख गया, तो उसका क्या हो गया, जाति, वो हो गया क्षत्रिय। ठीक, तो वो जो है कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण किया जाता था यहाँ पे अभी ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल लाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा जन्म के आधार पे, यहाँ जो है कर्म के आधार पे। तो यहाँ हम देख लिए कि चारों वर्णों का पुरुष सूक्त में उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों जातियों का उल्लेख है। पहली बार यहाँ पे शूद्रों का उल्लेख है। नदी सूक्त में हम देखेंगे यहाँ 21 से 25
ये दो मुझे चीज़ मिला है। यहाँ पे मैं 21 देखा, एक में 25 दिया था, बुक अलग अलग है, ठीक। तो दोनों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे 21 मान लीजिए 25 नदियों का, ठीक। ये 25 नदियों का क्या है, वर्णन है। ये 25 नदियों का वर्णन दिया गया है कहाँ, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में 25 नदियों का वर्णन है, ठीक। इसमें जो है यहाँ पे देख लेते हैं, इधर लिख दें क्या, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। देखिए ये 10वां मंडल के नदी सूक्त जो है, इसमें क्या है, 21 से 25 नदियों का उल्लेख है। नदियों के बारे में क्या बताया गया है, ठीक। ऋग्वेद के 10वें मंडल, ये 10वां मंडल जो है, ठीक। तो इसमें नदी सूक्त में 21 से 25 नदियों का वर्णन है। इसमें जो है गंगा नदी का एक बार उल्लेख है, किसका, गंगा नदी का। यमुना नदी का है 3 बार, और जो है सिंधु नदी का है, ये जो है 60 बार, यानी सर्वाधिक बार उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का। आर्यों की सबसे पवित्र नदी पूछेगा तो वो कौन थी, सरस्वती नदी। सबसे पवित्र नदी है कौन, सरस्वती, ठीक। सर्वाधिक उल्लेख किसका है, सिंधु नदी का, ठीक। तो इसको ध्यान में रखना है। तो चलिए हम जो है ऋग्वेद इतना काफ़ी है, इतना याद है एग्जाम में, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं यजुर्वेद। ऋग्वेद तो हो गया हमारा, अब देखते हैं यजुर्वेद। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं यजुर्वेद।